हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो जैसे कि कल आपका एग्ज़ाम है कॉरपोरेट अकाउंटिंग का, तो बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है एंड इवन अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अंदर हम अपना जो सारा सिलेबस है वो कवर करने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ। ये वीडियो आपको गारंटेड पासिंग मार्क्स या उससे अच्छे भी मार्क्स दिला सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले गुडविल करेंगे, सबसे आसान चैप्टर और पढ़ा हुआ है। तो गुडविल के सबसे पहले मैं फॉर्मूलाज लिखवा देती हूँ सारे के सारे, कैसे क्या है, ठीक है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमारी गुडविल होती क्या है, सबसे पहले जैसे आपकी इज्जत होती है, रेपुटेशन होती है, तो वैसे ही कंपनी की भी इज्जत होती है, रेपुटेशन होती है, तो उसी को गुडविल बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा। अब इसको निकालते कैसे, आपकी इज्जत तो आप बाहर जाओगे तो आपको पता चल जाएगी, लेकिन अब कंपनी की इज्जत कैसे पता चलेगी, तो उसके लिए हम करेंगे 5 मेथड, ठीक है। तो वो मेथड करने हैं और उसी से निकालना है। तो पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं एवरेज को ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, प्रॉफिट और मेथड। सबसे पहला है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर उससे गुडविल निकालनी है तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिएगा। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल निकालनी है तो सबसे पहले निकालो एवरेज प्रॉफिट। तो वो होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ईयर, कितने साल का प्रॉफिट है। लेट्स से हमने दे रखा है 2 साल का प्रॉफिट है, 20,000 एंड 20,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000 एंड कितने साल का है, 1 साल और 2 साल, 2 साल का। तो 2 से डिवाइड कर दो, 20,000 क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। तो ऐसे एवरेज प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। समझ आई एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। हाँ, तो एक सेकेंड, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर, तो ये एवरेज प्रॉफिट हो गया। उसके बाद अब हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब गुडविल कैसे निकलते, गुडविल को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। गुडविल निकालने के लिए आपको जो ये एवरेज प्रॉफिट निकला था इसको मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि क्वेश्चन में मेंशन होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। और ये एवरेज प्रॉफिट यहाँ से निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसे हमें एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। अब सेकंड आता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना गुडविल को। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से अगर गुडविल को निकालना है तो सिंपल सा है, उसके लिए भी ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे पहले, ठीक है। तो टोटल वेट करना होगा, टोटल वेट अपॉन टोटल प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। अब ये वेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा, जैसे ये टेबल होती है पूरी, आपको यहाँ पे ईयर गिवन होगा, यहाँ पे प्रॉफिट गिवन होगा, यहाँ पे आपको वेट गिवन होंगे, ठीक है। तो अब जब आप प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो यहाँ पे आएगा ना, तो ये वेटेड प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ये निकालने के लिए प्रॉफिट इंटू वेट करना होता है। अब जो ये वेट है इन सब का टोटल करोगे तो ये टोटल वेट आएगा। तो ऐसे होता है, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन है इसका पूरा उसमें समझाऊंगी अच्छे से। अब इससे गुडविल निकालने के लिए आपका जो ये वेटेड प्रॉफिट आया है इसको डिवाइड कर दो अपना, इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ओ सारे फॉर्मूला लिखना है, नोटबुक निकाल लो अपनी अपनी, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो जैसे कि हमने यहाँ पे गुडविल निकालने के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला और फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से किया मल्टीप्लाई, तो ऐसे ही यहाँ पे गुडविल निकालने के लिए वेटेड प्रॉफिट निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है दोनों। एक बार आराम से समझो, बैठ के शांति से, देन समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी उसके बाद हम थर्ड फार्मूला की बात करते हैं, जो कि हमारा है सुपर प्रॉफिट। तो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, तो अभी हम इसको देखने वाले हैं ये कैसे निकलता है। तो आराम से समझो, देखो मैं आराम से ही करवा रही हूँ सारी चीज़ें। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है। हमने एवरेज प्रॉफिट देखा, वेटेड प्रॉफिट देखा, अब देखते हैं सुपर प्रॉफिट होता है क्या। तो सुपर प्रॉफिट इज़ इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो निकाला था ना, एवरेज प्रॉफिट हाँ निकाला था, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो ये नॉर्मल प्रॉफिट है ना, इसको मतलब एवरेज प्रॉफिट को माइनस करना होगा नॉर्मल प्रॉफिट से। सो हमारा क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना सीख लिया, अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको उसको मल्टीप्लाई करना होता है NRR से, ठीक है, जो रेट ऑफ रिटर्न होता है उससे। या ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है, रेट की जो परसेंटेज गिवन होती है ना उसको NRR बोलते हैं।
तो अभी इससे क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट पहले से निकालना सीख लिया तो सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा, जो हमने सुपर प्रॉफिट निकाला है ये वाला, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ ईयर से। सभी में ऐसे ही करना है, सभी में हमें नंबर ऑफ़ ईयर से करना है। यहाँ पे भी वेटेड प्रॉफिट निकाला था, नंबर ऑफ़ ईयर, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का मेथड था तो यहाँ से निकाला नंबर, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकाला देन नंबर ऑफ़ ईयर। तो ये आसान फार्मूला है, सबसे आसान फार्मूला। तो अभी हमारा फार्मूला 4th है, जिसमें पूछा हुआ है क्या, एक सेकेंड, हाँ अभी इसमें पूछा हुआ है एन्युटी वाला फार्मूला। तो ये भी आता है क्वेश्चन में, ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है एक्चुअली, और सबसे आसान ईजी है। तो अभी इसको देखते हैं। तो एन्युटी से क्या होता है, एन्युटी से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले आपको एन्युटी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या फिर आपको टेबल दी जाएगी जो आप डिमांड कर सकते हो, वहाँ पे जाके बोल सकते हो कि हमें एन्युटी वाली टेबल चाहिए, तो वो प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। तो एन्युटी की वैल्यू तो निकालनी नहीं है। अगर टेबल आप चाहते हो कि टेबल ना मांगे, क्यों इतना वो करना, तो आप क्या करो, यूट्यूब पे सर्च करो कि एन्युटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। उस पर वो क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर पे कैसे निकालें, तो दिखा देंगे, उससे करके एक बार कर लेना, ओके। एन्युटी की वैल्यू निकालना सीख लेना, वैसे टेबल भी मिलती है, और कैलकुलेटर लेके जाना अलाउड है। सो इतना वो घबराओ मत, जो नंबर्स वगैरह दे रखे हैं उससे। तो अभी एन्युटी की बात करते हैं। तो आपको ये जो सुपर प्रॉफिट मिला था ना, यहाँ पे भी सुपर प्रॉफिट लिखो और उसको मल्टीप्लाई कर दो जो एन्युटी की वैल्यू आपको मिलेगी ना उससे, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे देख लेना एक बार एन्युटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी की जो वैल्यू है, तो ये निकलाएगी हमारी गुडविल, ओके। तो हमारी गुडविल इससे भी निकलाई। अब उसके बाद जो हमारी गुडविल है, नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अभी इससे निकालने के लिए हमें सिंपल सा क्या करना होता है, जो गुडविल है उसमें सुपर प्रॉफिट हमने निकाला था, ये वाला, ये ऐसे ही यहाँ से हमने सुपर प्रॉफिट निकाला था ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, मैं लिख देती हूँ दोबारा से, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि रेट की परसेंटेज गिवन होती है क्वेश्चन में, और ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है, सिंपल सा। उसके बाद गुडविल निकालने के लिए यहाँ पे सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई NRR, यहाँ पे डिवाइड करते हैं यहाँ पे NRR को, ठीक है। तो गुडविल इसका अभी मैं सिर्फ इसका फॉर्मूला बताऊँ अगर, तो वो होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई NRR। NRR क्या होता है, जो कि रेट की परसेंटेज होती है, जो कि क्वेश्चन में होती है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा ये दोनों आ गए। तो अभी हमने सारे फॉर्मूला कर लिए हैं इसके। तो अभी सारे फॉर्मूला कर लिए हैं गुडविल के। तो अभी ये एक क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लगाना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तो अभी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल एग्ज़ाम में आते क्या है। तो अभी देखो, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में ईयर, तो 1 2 3 3 साल का प्रॉफिट गिवन है यहाँ पे, 2 लाख, 2,40,000, 2,20,000, सिंपल ऐसा देखना है। फिर हमें NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 10% गिवन है, देन कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। तो ये मैंने बताया था नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख इंटू 10%, तो 12 लाख इंटू 10%, तो ये आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। देखो सिंपल सा ऐसे फॉर्मूला पुट करते चल। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 1 5 ईयर एट 10%, ये आ गई। तो ये एन्युटी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अगर नहीं गिवन होती तो इन 3 चीज़ों से हमें एन्युटी की वैल्यू उस पर देखनी थी, टेबल पे। और ये देखने के लिए आप अपनी बुक के पीछे जो सबसे पीछे कवर है उस पर भी देख सकते हो, समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो यूट्यूब पे देख लो कि कैसे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट इंक्लूडेड नॉन इंकरिंग प्रॉफिट एट एवरेज प्रॉफिट, मतलब इसमें 3,000 फालतू के जोड़ दिए जो कि हुआ ही नहीं था। नॉन इंकरिंग प्रॉफिट जो कि हमारा प्रॉफिट नहीं है, वो जैसे कि आपने शेयर्स बेच दिए, तो शेयर्स बेच के जो पैसा कमाया है वो आपका प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी तो फर्नीचर की थी, तो जो फर्नीचर से कमाओगे वही आपकी कंपनी का प्रॉफिट होगा, शेयर्स वाला नहीं होगा, वो आपका पर्सनल प्रॉफिट है। तो ये 3,000 माइनस करने हैं। तो अभी निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है एज 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 5 ईयर दे दिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 ईयर। एन्युटी मेथड से निकालना है, कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। तो अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले
हमें निकालना होता है, देखो प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, 2 लाख प्रॉफिट गिवन है, फिर उसके बाद 2,40,000 गिवन है, देन थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 2,20,000। ठीक है, 3 साल के प्रॉफिट गिवन है, हमने लिख लिया। उसके बाद हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो इन 3 साल के जो प्रॉफिट है इनको प्लस करो, तो इनको प्लस करो तो 6,60,000 आ गया। उसको डिवाइड कर दो, अब हमने 3 साल का निकालना है, तो 6,60,000 को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 2,20,000 आ गए एवरेज प्रॉफिट। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,20,000, यहाँ पे भी इन्होंने निकाल रखा है। फिर हमने देखा यहाँ पे नॉन रिकरिंग प्रॉफिट, मतलब जो होना ही नहीं था वो ऐसा प्रॉफिट जोड़ दिया। तो कितना प्रॉफिट जोड़ दिया, ऐसा जो हमारा था ही नहीं, तो ऐसा प्रॉफिट 3,000 रुपये जोड़ दिया। तो 2,20,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट, उसमें से हम 3,000 घटा देंगे। अगर 3,000 घटा रहे हैं तो 2,17,000 आ गया। तो 2,17,000 हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है। क्या है एक्चुअल प्रॉफिट, कितना है 2,17,000। अभी इसको रब कर देते हैं, हाँ, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है 2,17,000। ठीक है, तो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 2,17,000। ओके, 2,17,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसके बाद अभी आगे देखना है कि हमें नॉर्मल प्रॉफिट की चीज़ें दे रखी हैं। देखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम इसको बाद में भी देख सकते हैं, वैसे अभी हम क्वेश्चन के हिसाब से चले तो आपको आसानी से समझ आए, इसलिए मैं दूसरे तरीके से करवाती हूँ। ठीक है, तो अभी हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि गुडविल कैसे कैसे निकालने हैं। तो हमें सुपर प्रॉफिट से निकालने हैं। तो सुपर प्रॉफिट का सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, देखो सुपर प्रॉफिट का वैसे मैंने करवाया था, यहाँ पे ये रहा। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में से जब हम नॉर्मल प्रॉफिट घटाते हैं तो यहाँ पे लिखो सुपर प्रॉफिट इज़ इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल आया जो कि कितना है 2,17,000। तो 2,17,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, जो कि रेट की परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन में, कैपिटल और एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे गिवन है 12 लाख और ये 10%। तो जो 12 लाख है ये क्वेश्चन में करके दिखाना है, उसका 10%, ठीक है, तो वो आ जाएगा 1,20,000। तो ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसको यहाँ से घटा देंगे, सॉरी एक सेकंड में इसको हटा देती हूँ। आपको क्वेश्चन में आराम से करके दिखाने सारी चीज़, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं कर रही सारी चीज़। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आया था 1,20,000। तो अगर हम 2,17,000 में से 1,20,000 घटाएंगे तो 97,000 आ गए हमारा सुपर प्रॉफिट। क्या आया ये सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकालनी है। गुडविल इज़ इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 साल गिवन है हमें यहाँ पे। तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकला 97,000 इंटू में 5 इज़ इक्वल टू 4,85,000। तो यह हमारा आंसर आ गया, गुडविल निकल गई सुपर प्रॉफिट मेथड से। सो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड डन हो गया। अभी देख सकते हो आसानी से, एक बार फिर से समझाओ। तो सबसे पहले एक प्रॉफिट गिवन था, ठीक है, तो इन सब का सम करो, सारा टोटल करो प्रॉफिट को, उसको डिवाइड कर दो कितने साल का प्रॉफिट है, जैसे 3 साल का था। अभी डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट हमारा निकला आया, तो उसमें कह रहा है कि 3,000 फालतू के जोड़ दिए, तो उन 3,000 को माइनस कर दो, तो वो हमारा एक्चुअल जो एवरेज प्रॉफिट है वो निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं FMP। तो ये हमारा FMP 2,17,000 निकल के आ गया। फिर उसके बाद हमें बोल रहा है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल निकालनी है। तो गुडविल कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट से निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट अभी हमने निकाला 2,17,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए 2 चीज़ें हमें गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख गिवन है इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो ये निकालेंगे तो हमारा आ गया 1,20,000। अभी इसके बाद अब हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाएंगे तो सुपर प्रॉफिट, तो वो आ गया 97,000। अब गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 97,000 हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आया था। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे हमें गिवन है एट 5 ईयर परचेज। तो ये यहाँ पे 5 हो गया, इनटू में कर दिया, तो अब 4,85,000 हमारा आंसर आ गया। तो ये गुडविल निकल के आ गया। अब इसको मैं हटा देती हूँ।
हमने सुपर प्रॉफिट से निकाल लिया। अब हम निकालते हैं हमारे दूसरे मेथड से जो कि गिवन है एन्युटी मेथड से। इसमें हमें सुपर प्रॉफिट का चाहिए था, वैसे एक बार देखते हैं। हाँ आ गया। हमें यहाँ पे सुपर प्रॉफिट चाहिएगा एन्युटी मेथड में। क्यों? क्योंकि देखो मैं दिखा देती हूँ एक बार, कंफ्यूज नहीं होने का। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी की वैल्यू, तभी एन्युटी मेथड से गुडविल निकलेगी। ठीक है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है 97,000, ये याद रखना है। तो हमारा सुपर प्रॉफिट है 97,000। ओके, तो हमारा सुपर प्रॉफिट है 97,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 1,20,000। तो ये सारी चीज़ें हम एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, क्योंकि इतनी जगह नहीं है ना। तो ये हमारी सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद है हमारा सेकंड मेथड एन्युटी मेथड से गुडविल निकालने के लिए। तो एन्युटी मेथड से जब हम गुडविल निकालें तो सुपर प्रॉफिट इनटू जो एन्युटी की जो वैल्यू है ना, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। एन्युटी की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। तो सुपर प्रॉफिट हमारा हमने निकाल लिया था 97,000, ये रहा। अगर फिर भी नहीं समझ आया पीछे जाके देखो एक बार। देन एन्युटी की वैल्यू वाईटी सोर्स में देखना आप, यहाँ पे देखो गिवन है 3.78 यहाँ पे तो गिवन है। अगर नहीं गिवन होती, सिर्फ ये चीज़ गिवन होती, तो कैसे निकालना है वो यूट्यूब पे देखो, शॉर्ट्स में 1 मिनट की वीडियो होगी, वो निकल आएगी। और उसके बाद अगर फिर भी नहीं समझ आता तो आपको टेबल मिलेगी पेपर में, वो टेबल मांग लेना, हो जाएगा। तो अभी 3.78 हमें गिवन है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,66,600 ये आ गया 3,66,066 जो भी है। ये हमारी आ गई गुडविल एन्युटी मेथड से। सिंपल है, सबसे सिंपल मेथड है ये, और लोग इसी से घबराते हैं कि एन्युटी की वैल्यू कैसे निकाल। अरे यूट्यूब पे देखो तो सॉरी, एक बार कोई शॉर्ट्स देख लो, उसी से समझ आ जाएगी एन्युटी की वैल्यू कैसे निकलेगी। अभी रहने देते हैं उसको, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेथड है एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के भी 2 मेथड होते हैं, एक सुपर प्रॉफिट, एक एवरेज प्रॉफिट। तो अभी हम सुपर वाला जो भी गिवन है यहाँ पे वो देखते हैं। अब हमें गिवन है गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR। तो अभी करते हैं, चलो। तो अभी इससे कैसे गुडविल निकलती है, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट 97,000 गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 10% गिवन है। अगर इसको करते हैं 10% को यहाँ पे, तो फिर हमारा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, एंड देन ये आ गया 970 और 123 9,70,000। ठीक है, तो ये गुडविल आ गई इससे। तो ये भी हमें गिवन था, मतलब मैंने सारे फार्मूला करवा दिए। देखो तो अब फार्मूला करवाने के बाद हो रहा है क्वेश्चन, है ना। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड लिखा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू NRR डिवाइड बाई, देन इसको डिवाइड कर दो, बस सिंपल है। तो इतना घबराने का नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस में गुडविल आसानी से हो जाती है, तो इसमें इतना वो टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारे कंसेप्ट कवर्ड है, तो इसमें टेंशन मत लो। अभी एक और मेथड है जो कि मैंने नहीं करवाया है, फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट ही बोलते हैं इसको। तो अगर इससे निकालते हैं ना, तो आपको जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, मैंने बताया था FMP क्या है, रियल एक्चुअल प्रॉफिट। तो जो ये एवरेज प्रॉफिट है इसको NRR से डिवाइड कर दो और माइनस कर दो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो आपका एक्चुअल प्रॉफिट था 2,70,000, हमने क्वेश्चन में निकाला था। देन उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें यहाँ पे 10% गिवन है। देन यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे है हमारी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, लेट मी शो यू, 12 लाख। अरे कैपिटल एम्प्लॉयड को ही बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। सो ये आ गई 12 लाख। इसको अगर करते हैं तो हमारा आ गया 9,70,000। तो ये हमारा इससे भी गुडविल निकलाई। अगर एवरेज प्रॉफिट का पूछे तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट रख के इसको कर देना और माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। और सुपर प्रॉफिट का पूछे तो सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR, सिंपल। लेकिन एवरेज प्रॉफिट में ये एडजस्टमेंट करनी होती है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा क्वेश्चन, नहीं आया तो एक बार फिर से बैक करके फिर से देख लो एक बार इस वीडियो को, इस टॉपिक को। एंड ये हमारा गुडविल का ख़त्म। ठीक है, अभी इसके को इसी टाइप के, ये हमारी बुक पता है कौन सी, ये शिवदास वाली बुक है जिसमें PYQ गिवन होते हैं 10 ईयर के। तो इसकी PDF भी टेलीग्राम पे है। अगर वैसे बुक चाहिए फिजिकल कॉपी तो लेके आ सकते हो, एंड्रॉयड की मिलेगी समथिंग, 1000 नहीं एंड्रॉयड की। ठीक है, तो 100 रुपये की कुछ मिलेगी, लेके आओ और आराम से सोल्व करो क्वेश्चंस को, देखो किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं वो लोग। वैसे ही करना है, सिंपल सा तरीका है, आराम से पास हो सकते हो, अच्छे नंबर आएंगे। गुडविल के फॉर्मूला हो गए,
अभी एक हमने क्वेश्चन देखा था वेटेड प्रॉफिट का, जो कि मैंने बताया था मैं आगे बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगी। ये वाला वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। एवरेज प्रॉफिट देख लिया हमने, सुपर प्रॉफिट देख लिया, एन्युटी वाला भी देख लिया और ये भी देख लिया, और एक एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला भी देख लिया, कैपिटलाइजेशन वाला, जिसमें हमें एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करना होता है, ये भी देख लिया। तो अभी रहता क्या है, रहता ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो इसको निकालना है अभी। इसके लिए हमें क्वेश्चन गिवन है XYZ लिमिटेड, ये सब कुछ ठीक है। 2 ईयर परचेज गिवन है यहाँ पे, ये ध्यान रखना 2 ईयर परचेज। अभी देखो फॉर्मूला, अभी एक बार दिखा देती हूँ मैं फॉर्मूला। वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेट एंड टोटल वेटेड प्रॉफिट, और टोटल वेटेड प्रॉफिट प्रॉफिट इनटू वेट एंड देन टोटल वेट नंबर ऑफ ईयर परचेज, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, अभी दिखा के लाई हूँ मैं, या इसकी ज़रूरत पड़ेगी किसकी, यहाँ पे 2 साल नंबर ईयर ऑफ परचेज, 2 ईयर ऑफ परचेज है यहाँ पे, 2 ईयर ऑफ परचेज, ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। उसके बाद है 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, तो अभी 3 साल का हमें प्रॉफिट मेंशन है 12,40,000, 10 लाख, 14 लाख हैं, ये हमें वेट गिवन है। अब टोटल वेट निकालने के लिए क्या करते थे, इनका मल्टीप्लाई करो और जो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी ना वो टोटल वेट आएगी। लेकिन वो आसान क्वेश्चंस में होता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको इतना आसान क्वेश्चंस नहीं देगी, उसमें आपको एडजस्टमेंट मिलेंगी। ये एडजस्टमेंट सोल्व करना होगा तभी आप इतने आसानी से पहुंच पाओगे वहाँ पे। तो अगर ये एडजस्टमेंट सोल्व करनी है तो इस जो अमाउंट है इसमें हमें चेंज करना होगा, ठीक है, ये एडजस्टमेंट सोल्व करने के लिए। फिर उसके बाद आपका सिंपल रहेगा क्वेश्चन। तो अभी एडजस्टमेंट करते हैं, देखो इसी से करवा देती हूँ, आसान सा है। हम प्रॉफिट लिखते हैं पहले, प्रॉफिट एज पर बुक हमारा 12,40,000, ठीक है, फिर 10 लाख, देन 14 लाख। हम ये 2021 का, ये 21-22, ये 22-23 का सारा लिख दिया। उसके बाद हम करते हैं हमारी एडजस्टमेंट, तो हमें गिवन है, चलो दिखाते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट है ऑन 31 दिसंबर 2021, तो 2021 में दिसंबर में, तो दिसंबर में हुई है ये चीज़, इसको अभी नहीं करना, लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट में एडजस्टमेंट की बात है। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2020 और 21 वॉज ओवर वैल्यूड बाई 15,000, ये भी अच्छी। उसके बाद है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज 25,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। देखो मैनेजमेंट जो कॉस्ट होती है ना वो गुडविल में कैलकुलेट नहीं होती, ये फालतू के खर्चे थे और इसी में जोड़ दिए। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 25,000 रुपये को सभी प्रॉफिट में से। क्यों यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कब माइनस करें, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि तीनों साल में हमने मैनेजमेंट कोर्स चार्ज किए, तो तीनों साल माइनस करना पड़ेगा। तो 12,40,000 में से 25,000, देन 10 लाख में से 25, देन 14 लाख में से 25,000। तो अभी हमारा प्रॉफिट कितना बच गया, 12,15,000, 9,75,000, 13,75,000। अब ये प्रॉफिट बच गया। अब आगे हमें ये बोल रहा था, एक सेकेंड, हमें बोल रहा है ये क्या, ये बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2020-21 के प्रॉफिट को ही छेड़ना है। अब इनको दोनों को नहीं छेड़ना, ठीक है। वॉज ओवर वैल्यूड बाई 15,000। आपका प्रॉफिट था लेट से 45,000, आपने मान लिया उसको अराउंड 15,000 प्लस करके मान लिया, आपने प्रॉफिट मान लिया 60,000 और आपका प्रॉफिट था 45,000, तो 15,000 फालतू लिख दिए। और आपको पता भी है ये बात कि आपने गलती से लिख दिया, तो अभी उसको माइनस करना पड़ेगा ना दोबारा से। तो ओवर वैल्यूड को माइनस करते हैं हम, ठीक है। तो लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे 15,000, और इसको अगली साल इसमें नेक्स्ट प्रॉफिट में जोड़ देंगे, ठीक है। अगर ओवर वैल्यूड दिखाए तो इस साल तो माइनस करेंगे जिस साल का दिखा रहा है 2020-21 का, और जो नेक्स्ट ईयर है उसमें रिवर्स करके इसको प्लस कर देंगे, तभी हमारी एडजस्टमेंट सारी सेम आएंगी, ठीक है। तो अभी जो इस साल दिखा रहा है उसको, एक सेकेंड, हाँ, तो हमारा प्रॉफिट है जो 15,000 का ओवर वैल्यूड है। तो इस साल 2020 और 21 में हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। नेक्स्ट ईयर 21-22 में क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर दी 15,000, ठीक है, 20-21 में। फिर उसके बाद 21-22 में हम लोग प्लस करेंगे 15,000, ये क्लोजिंग की हो गई। फिर उसके बाद एक एडजस्टमेंट बच गई 31 दिसंबर 2021 को 50,000 रुपये जो कि चार्ज कर लिया हमें रिवेन्यू, और वो खर्चा हुआ था हमारा, और उस पर 10% डिप्रिसिएशन भी है। तो देखो मेजर रिपेयर ऑफ प्लांट रेटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो 50,000 खर्चे जोड़ लिया और वो हुआ था मतलब रिवेन्यू, तो 50,000 को हम वापस से प्लस कर देंगे।
अब प्लस कर दिया तो हमारा ये प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पे बोल रहा है वहाँ पे 10% डिप्रिसिएशन भी था, तो 50,000 का अगर हम 10% निकालें तो हमारा कितना डिप्रिसिएशन आ गया, 5,000। ठीक है, 5,000 आपकी साल। और ये कैसे डिप्रिसिएशन है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अभी नेक्स्ट ईयर कैसे निकलेगा, तो 50,000 में से हमने 5,000 का तो पहले से डिप्रिसिएशन दे दिया, अब बच गए 45,000। अगली साल हमें 45,000 पे डिप्रिसिएशन निकालना होगा 10%, तो वो आ जाएगा 4500। ठीक है, तो ये पहला साल का डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन रिड्यूसिंग मेथड से ऐसे ही निकलता है। ठीक है, तो ये पहले साल का 5,000, ये 4500 दूसरे साल का घटा देंगे, तो ये टोटल प्रॉफिट आ गया 12 लाख 10,35,000। और ये इतना ही, एक बार इसको हटा देती हूँ मैं, तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया एडजस्टमेंट करने के बाद। सारी एडजस्टमेंट हमने कर लिया। अब गुडविल कैसे निकालते हैं, देखो वैसे टेबल बनाना आसान रहता है। तो देखो यहाँ पे भी इसको निकालने के लिए सिंपल 1, 2 एंड 3 हम तीनों चीज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे ईयर, फिर उसके बाद वेट, देन वेट लिखने के बाद हमारा यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट। तो अभी इसको ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अभी इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो देखो अभी ईयर गिवन है 2021 और 22 और 23 हमें गिवन। उसके बाद वेट भी गिवन है 1, 2 एंड 3। प्रॉफिट हमने ये नहीं लेना, हमने अभी एडजस्टमेंट करी है तो वो लेना है 12 लाख 10,35,000 और 13,70,000। तो सबसे पहले 12 लाख प्रॉफिट, फिर 10,35,000 प्रॉफिट, देन उससे नेक्स्ट ईयर का 13,70,500 प्रॉफिट। उसके बाद वेट गिवन है, सारी चीज़ गिवन है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इन सबको, और यहाँ पे लिख दो वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो 12 लाख को 1 से करोगे तो 12 लाख आ जाएगा। 10,35,000 को 2 से करोगे तो 20,70,000। कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, 13,70,500 को 3 से करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 11,500 ये आ गया। अभी इनका सम टोटल करना है। ठीक है, तो अभी इनका सम टोटल करोगे तो हम यहाँ पे एक बार कैलकुलेटर निकाल ही लेते हैं। ओके, सो 12 लाख प्लस में हमारा है 20,70,000 प्लस में है 41,11,500। तो ये आ गया हमारा 738,1500। ठीक है, वेटेड प्रॉफिट। ओके, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इनटू में 2, तो 14763,123 हमारा आ गई गुडविल। ठीक है, डन। देखो अभी गुडविल का मैं फॉर्मूला भी था यहाँ पे मेरा। वेटेड प्रॉफिट हमने निकाल लिया। वेटेड प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। तो देखो वेटेड प्रॉफिट हमारा इतना आ गया इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज 2 साल, तो 2 साल से मल्टीप्लाई किया तो ये गुडविल आ गई। सो आई थिंक ये भी समझ आ गया होगा। तो गुडविल का पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ओके, सो अभी इसको दोबारा से करके देख सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो वीडियो दोबारा देखना, एंड फिर भी नहीं आता है तो और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और आराम से शांति से समझो। 2x पे देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नो नीड, बिकॉज उस पर आप देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज उसमें जल्दी बोलते रहते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी नेक्स्ट जो है रेशियो का चैप्टर। तो रेशियो का चैप्टर के लिए पहले फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो बता देती हूँ। ठीक है, तो वो करने ही करने हैं। तो फर्स्ट रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो। सो डेट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन का नाम पढ़ो, डेट इक्विटी रेशियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो डेट लिखना होगा सबसे पहले, ऊपर आपको डेट गिवन है, देन नेक्स्ट पहले डेट, तो डेट ऊपर लिखो, फिर इक्विटी गिवन है तो इक्विटी लिखा, सिंपल फॉर्मूला बन गया डेट इक्विटी रेशियो का। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है डेट इक्विटी रेशियो के बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अभी इसको निकालने के लिए हमें सिंपल करना होता है COGS डिवाइडेड बाई एवरेज प्रॉफिट सबको निकालना आता है, पहले ही देख लिया था। और COGS क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वैसे ये निकालना बताऊंगी अभी उसके बाद। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड जो रेशियो आता है वो है करंट रेशियो।
वैसे ये क्लास 12th की बुक में है, थर्ड वाली बुक में, जिसमें कैश फ्लो वाला है। तो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हम सिंपल सा करते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है नेट सेल्स। तो नेट जो सेल्स होती हैं उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं अपना वर्किंग कैपिटल से। मैं वर्किंग कैपिटल को WC लिख देती हूँ, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो, डेट इक्विटी रेशियो में सबसे पहले डेट देन इक्विटी और रेशियो बन गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में इन्वेंट्री मतलब कॉस्ट गुड्स तो आ गया COGS अपॉन एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद करंट रेशियो करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल रेशियो तो वर्किंग कैपिटल नीचे चल जाएगा और टर्नओवर रेशियो में नेट सेल्स आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रेशियो आता है, एक और पेज ऐड कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद हमारी ये हो गई 4। देन नेक्स्ट 5th रेशियो है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो, जो कि हम शेयर होल्डर्स के लिए निकालते हैं। प्रोप्राइटरी का मतलब सबने सुना होगा क्लास 11th में, इसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं प्रोप्राइटरी को। तो अभी इसका रेशियो निकालने के लिए जो शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाई अपना कर देते हैं टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड इसका मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, तो इसको डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट्स से। तो ये हमारा रेशियो खत्म। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रेशियो आता है 6th, जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। ये भी इम्पोर्टेंट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो। ये निकालने के लिए क्या करना होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। और अगर इसकी जगह हमें दे दे 7th रेशियो बना देते हैं यहीं से, अगर नेट की जगह हमें दे दे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। इनटू में परसेंटेज में निकलते हैं दोनों रेशियो, तो 100 कर देंगे। तो अभी हमारे सारे इंपॉर्टेंट रेशियो मैंने कवर कर दिए। अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं रेशियो वाले चैप्टर से, ठीक है। यहाँ पे हमें गिवन है ये सारी चीज़ें, और ये 36 डेज़ का मैं बताऊंगी क्या है। हमें निकालना है डेट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला देख लिया है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का यहीं पे देखेंगे। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकालने के लिए आपको जो टाइम दे रखा है ना, ये तो इसको डिवाइड कर देंगे आप जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आएगा उससे, तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकलाएगा, ठीक है। ये सिंपल है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, COGS अपॉन एवरेज जो इन्वेंट्री होती है उसको डिवाइड करते हैं। जैसे हमने इन्वेंट्री रेशियो निकालना था ना, इसको डिवाइड किया एवरेज प्रॉफिट से। अभी स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो COGS को डिवाइड कर देंगे हम लोग अपना उससे, क्या बोलते हैं, एवरेज इन्वेंट्री से। तो अभी निकालते हैं डेट इक्विटी रेशियो से स्टार्ट करते हैं। तो डेट इक्विटी रेशियो को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेट अपॉन इक्विटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं डेट कितनी है हमारी। तो डेट की बात करें तो हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, डिबेंचर, एवरेज इन्वेंट्री, सेल्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो हमें सिर्फ यहाँ पे डिबेंचर गिवन है। डेट लाइबिलिटी में क्या क्या गिवन है, डिबेंचर। तो डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 2,70,000। 2,70,000 गिवन है। तो डेट आ गई 2,70,000। देन हमें इक्विटी गिवन है। इक्विटी में क्या क्या गिवन है हमें, जो कि हम शेयर होल्डर के पास भेजते हैं। तो डेट हमने निकाला 2,70,000, लाइबिलिटी में सिर्फ इतना ही गिवन है 2,70,000। उसके बाद निकालो इक्विटी में क्या क्या गिवन है। तो इक्विटी की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन है, इक्विटी भी, देन सरप्लस भी और कैपिटल रिजर्व भी गिवन है। तो सारी चीज़ें गिवन है, इन सबको टोटल करो। अगर हमें बैलेंस शीट बनाती होती तो हम इनको कहाँ भेजते, शेयर होल्डर फंड में भेजते। तो अभी इनको टोटल करो यहाँ से, 1 प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड देन कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, इन सबको। तो अगर इन सबका टोटल करते हैं तो हमारा आ गया 10 लाख, ठीक है। तो अभी इसको क्या कर दो, 10 लाख से डिवाइड कर दो। तो अभी डिवाइड करते हैं 2,70,000 को 10 लाख से, तो 3 से 1 और 1, ओके। तो ये आ गया 0.27, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डेट इक्विटी रेशियो। डेट निकालने के लिए हमें सिंपल गिवन था, शेयर होल्डर फंड इक्विटी निकालने के लिए हमें ये सारी चीज़ों को ऐड करना पड़ा। तो हमारा निकल के आ गया डेट इक्विटी रेशियो। अब जो हमारा नेक्स्ट रेशियो है वो क्या है, एक सेकेंड मैं इसको, ओके। अब हमारा नेक्स्ट रेशियो है
डेट इक्विटी के बाद हमारा नेक्स्ट रेशियो है जो कि है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज किसी भी चीज़ का करते हैं ना तो दो चीज़ों को प्लस करो और उनको डिवाइड कर दो 2 से। वैसे हमें क्वेश्चन में गिवन होता है एवरेज इन्वेंट्री। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए आपको सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सेल्स हमारी है 2,50,000, उसमें से प्रॉफिट दे रखा है 20%, तो 2,50,000 पे जो 20% प्रॉफिट होगा वही ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ये आ गया हमारा 50,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स है हमारी 2,50,000, उसमें से 50,000 गए तो 2 लाख आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर से बताऊँ, देखो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो सेल्स हैं 2,50,000 की, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट की मैंने, तो ये हम निकालते हैं तो हमारा आ गया 50,000 प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटाना होता है। तो सेल्स हैं 2,50,000 की, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000 का। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 लाख आ गया टोटल COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आई थिंक समझ आ ही गया होगा, इतना भी हार्ड नहीं था ये। तो अभी हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लिया 2 लाख, और एवरेज इन्वेंट्री 40,000 गिवन है तो 40,000। तो अभी अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ गया 5, तो ये हमारा आ गया 5 टाइम्स लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी हो गया। अब उसके बाद है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड मैंने बताया था 360 जो हमें यहाँ पे गिवन है, ये डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो वो है 5 इज इक्वल टू कितने दिन आ गए 72 डेज़। तो ये आ गया इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड मतलब 72 डेज़। तो हमने रेशियो वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, सारे फॉर्मूलाज देख लिए इंपॉर्टेंट, और कैसे निकालना है सारी चीज़ें कवर कर ली। सो आई थिंक समझ आ ही गया होगा। कुछ फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं तो ऐसे ही करके निकालना है, एंड कुछ वहाँ पे आपने पहले से निकाले। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं। चलो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर, देन डिटेल्स, देन अमाउंट। उसके बाद हमारी 3 हेडिंग होती है मेन। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल। कैश फ्लो कहाँ से आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो तीनों का निकालना होता है हमें। तो ये ऑपरेटिंग का है, ये इन्वेस्टिंग का है, ये फाइनेंसिंग का, ऐसे ही लिखना है, यही फॉर्मेट है उसका। तो सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो हमें प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन में। फिर उसमें एडजस्टमेंट करती हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। जैसे कि अगर आपको कोई भी आइटम गिवन होता है जैसे कि डेप्रिसिएशन, तो उसको हम ऐड करते हैं। और अगर गिवन है कोई भी एवरेज प्रॉफिट जो कि नॉन डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश होता है, तो उसको हम वापस से ऐड कर देंगे। तो ऐसे आइटम्स जो कि नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग गिवन है, तो उनको ऐड और लेस करते हैं। फिर हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो हम क्या करना है, वर्किंग कैपिटल चेंज कब होती है, जब हमारी इंक्रीज होती है करंट लायबिलिटी में, करंट एसेट्स में, और डिक्रीज होती है करंट एसेट्स में, करंट लायबिलिटी में, तो इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल चेंज। तो अगर ऐड हमें क्या करना है, ऐड करना है अगर जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं और लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो ये चीज़ें ऐड करनी है वर्किंग कैपिटल में। लेस क्या करना है, अगर उल्टा इसका एसेट्स हमारी कम हो रही हैं और एक चीज़ बढ़ रही है, तो कोई भी याद कर लो, या तो ये चीज़ याद कर लो या ये चीज़, फिर उसके बाद रिवर्स कर देना। फिर उसके बाद निकल के आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर उसमें से जो टैक्स पेमेंट करी वो माइनस करना है। देन हमारा निकलेगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सिंपल भी लिख सकते हो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्वेश्चन में ज़्यादातर गिवन नहीं होता, तो यहाँ पे सीधा आ सकते हो कैश। अगर माइनस में आंसर आता है तो यूज्ड इन लिखना है, अगर प्लस में आता है तो फ्रॉम लिखना है। कहाँ पे, फ्रॉम यूज्ड इन लिखना है। नेट कैश फ्रॉम यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर यहाँ पे माइनस में आता तो हम यूज्ड इन लिखते हैं, अगर प्लस में क्वेश्चन आ रहा आंसर आ रहा है तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जो जो चीज़ें बेची हैं और उससे प्रॉफिट हुआ है ना, तो वो चीज़ें प्लस होंगी, और जो चीज़ बेची है उससे माइनस हुआ है तो वो चीज़ें माइनस होंगी। जैसे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रोसीड ऑफ फिक्स और इंटेंजिबल एसेट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो ये इन्वेस्टिंग से आ जाएगा। इसमें भी सेम है, फ्रॉम कब लिखना है, जब हमारा प्लस में आंसर आए, और यूज्ड इन जब माइनस में आंसर आए।
उसके बाद है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, अगर आपने शेयर्स बेच दिया प्रॉफिट हो गया। लॉन्ग टर्म के लिए बोरोइंग, रीपेमेंट कर दी लोन की, रिडम्पशन और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें आती है तो वहाँ पे आती हैं। फिर उसके बाद आप इन तीनों का जो ये आया 1, 2 एंड 3, सॉरी यहाँ 1, 2 एंड 3, इन तीनों के जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग से जो आया उसको प्लस करोगे। इन तीनों को प्लस करने के बाद उसमें हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो ऐड करना होता है, ठीक है। वो ऐड करने के बाद आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर आ जाएगा और फिर उसको माइनस करके एंड देन आपका पूरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमारी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट या पे कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी हमने फॉर्मेट देख लिया, अभी हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए दिमाग चाहिए भैया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट 2006 की, तो लिखो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। यहाँ पे गिवन होता है हमें ये दिसंबर लिखना है या फिर लास्ट का मार्च लिखना है, जो भी। अब उसके बाद ये हमारी एडजस्टमेंट गिवन है हमें, तो जितनी एडजस्टमेंट गिवन होती हैं, जैसे अगर हमें इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट गिवन है तो इसका अलग अकाउंट बनेगा, टैक्स पे एडजस्टमेंट है तो इसका भी अकाउंट बनेगा, फिक्स एसेट्स का एडजस्टमेंट है तो इसका भी। जितनी एडजस्टमेंट में नाम है ना उन सब के अकाउंट बनेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट, टैक्स और फिक्स एसेट। लेट मी शो यू। फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और टैक्स, तीनों का अकाउंट बना के रख रखा है, तो तीनों का अकाउंट बनेगा जितनी एडजस्टमेंट गिवन है उन सब का। ओके, इतना समझ आ गया। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो इसका फॉर्मेट बनाओ सिंपल सा, यहाँ से ही ये बनाओ एंड देन यहाँ पे लिखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर कुछ जगह छोड़ दो, फिर लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर कुछ जगह छोड़ो, देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देन फिर कुछ जगह छोड़ो। पेपर में ऐसे ही करना है। अभी निकालते हैं इसको। अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें प्रॉफिट चाहिएगा, मैंने पहले बताया था, यहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट चाहिएगा। तो प्रॉफिट के लिए क्या करना होता है, हमें गिवन है 68,000 2006 का और 56,000 2005 का। तो 68,000 में से जो पहले का प्रॉफिट है, आज का जो प्रॉफिट है ना, उसमें से पुराना प्रॉफिट घटा देंगे, ठीक है। चाहे ये आंसर माइनस में आए चाहे प्लस में, सेम प्रॉफिट माना जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में आएगा तो वो हम क्या करेंगे, लॉस मानेंगे उसको। तो ये आ गया 12,000, तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो हम 12,000 प्रॉफिट लिख देते हैं। उसके बाद हमें गिवन है ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स 9,000। तो देखो यहाँ पे है जो क्या बोलते हैं इसको, टैक्स प्रोविज़न मेड ड्यूरिंग दिस ईयर, 9,000 का टैक्स प्रोविज़न बनाया। तो अभी इसके लिए एक अकाउंट बनाना है सेपरेट, तो ये रहा प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। यहाँ पे हमें ये डेबिट क्रेडिट लिखना है। तो सबसे पहले इसका बैलेंस लिखो कितना है, प्रोविज़न फॉर टैक्स, टैक्स प्रोविज़न का बैलेंस है 75,000 और एक बार है 10,000। तो हम लिखते हैं इसको, जो 75,000 है वो बैलेंस है आज का, ठीक है, और जो 10,000 है वो बैलेंस जो अब बचेगा, मतलब 75,000 मान के चलो ये पहले का बैलेंस है तो इसको क्रेडिट करेंगे और ये 10,000 डेबिट करेंगे जो आगे आज का बैलेंस है। 2006 आज है हमारे पास, 2005 पहले था, तो पहले का बैलेंस क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे बैलेंस BD 75,000। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे 9,000 क्या कर दिया, फिर दोबारा से बेच दिया, तो दोबारा से बेच दिया तो प्रोविजन मेड, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसमें से ये आ गया। उसके बाद 74,000 का हमने टैक्स पेमेंट कर दी। लेट मी शो यू कहाँ पे है, हाँ। तो देखो 74,000 की टैक्स पेमेंट कैसे करी हमने, तो बैलेंस CD कितना बचा था, 10,000। देखो एक बार फिर से बना देती हूँ मैं, लाइक मुझे भी लग रहा है कन्फ्यूजिंग ये। तो देखो ये बनाने के लिए हमें सिंपल ऐसा करना होता है, यहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले इसका समझो कि जो इसका बैलेंस आता है ना, इसका जो बैलेंस आता है वो हमेशा क्रेडिट आएगा। तो क्रेडिट कौन सा आएगा, जो है ना पुराना बैलेंस है 2005 का है वो। तो 75,000 हम लोग क्रेडिट करते हैं, बैलेंस BD लिख के। उसके बाद हमें यहाँ पे गिवन है यहाँ पे गिवन है 10,000 रुपया, जो कि आज का बैलेंस है। तो आज का बैलेंस इस तरफ आता है, अगर कल का बैलेंस इस तरफ था तो आज का इस तरफ, तो ये बैलेंस CD आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम CD बोलते हैं ना इसको, और ये बैलेंस BD। तो हमने 10,000 लिख दिया, 75,000 लिख दिया। अब बोल रहा है 9,000 का प्रोविज़न और बना दिया, तो 9,000 का और बना दिया। यहाँ पे प्रोविज़न मेड लिख देते हैं। और अगर कुछ माइनस किया होता कि 9,000 का प्रोविज़न हमने घटा दिया तो वो इस तरफ आता। तो अभी इसको हम करते हैं सब टोटल। तो 75,000 प्लस 9,000 तो आ गया 84,000,
तो यहाँ पे भी इस हिसाब से 84,000 होना चाहिए, क्योंकि ये बराबर होते हैं बैलेंस। तो अगर इसमें से ये घटाएंगे तो 74,000 हमारी बैलेंस आ गई। तो मतलब हमने 74,000 कहीं पे माइनस किए, बैंक अकाउंट में हमने वो पेमेंट की है, तो हम ऐसे घटा देंगे तो हमारे ये बन गया। तो अभी जो हमारा यहाँ पे 9,000 जो प्रोविज़न बनाया है वो क्या होगा, प्रॉफिट में ऐड होगा। तो प्रॉफिट हमारा था 12,000, उसमें से 9,000 ऐड कर देंगे, 12,000 प्लस 9,000। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफ़र किया है हमने रिजर्व्स में। और प्रोविज़न फॉर टैक्स, और टैक्स यहाँ पे लिखा 10,000 का, तो ये भी ऐड होगा। तो सारी चीज़ें ऐड करना है, ये चीज़ ऐड करनी है और ये चीज़ दोनों ऐड करके फिर प्रॉफिट में भेजना है। प्रॉफिट आ जाएगा 31,000। ठीक है, प्रॉफिट आ गया 31,000। सो ये जो अकाउंट था इसका बैलेंस कैसे गया ये समझ आ गया होगा आई थिंक। उसके बाद है हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया 31,000, डन यहाँ तक। उसके बाद है नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम्स को ऐड और माइनस करते हैं। अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको ऐड करेंगे, अगर कोई प्रॉफिट हुआ है किसी भी चीज़ से तो उसको माइनस करेंगे। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे होगा डिप्रिसिएशन, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। डिप्रिसिएशन यहाँ पे 70,000 है, आई थिंक गिवन ही होगा। फिर शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, क्रेडिटर, टैक्स प्रोविजन, मॉर्गेज लोन, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट स्टॉक, डिबेंचर और ट्रैक्टर, ये सब गिवन है। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज भी नहीं गिवन आई थिंक। इतनी देर का रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा था, मतलब व्हाट। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमने देख लिया था एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, अब देखना है फिक्स एसेट्स अकाउंट। तो अभी हमने बैलेंस देखो, फिक्स एसेट्स ये हैं, इसका बैलेंस 4 लाख है और 3,20,000। तो जैसा कि मैंने बताया था ये फिक्स एसेट्स का अकाउंट है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स ये लायबिलिटी थी। तो जो लायबिलिटी होता है ना उसके अकाउंट में बैलेंस कहा जाता है क्रेडिट में, और जो एसेट्स होती हैं उसका अकाउंट का बैलेंस कहा जाता है डेबिट में, ये बात याद रखना। ठीक है, लायबिलिटी का जो बैलेंस आता है वो कहा जाता है क्रेडिट में, और जो एसेट्स होती हैं उसका बैलेंस कहा जाता है डेबिट में। तो इसका बैलेंस 4 लाख कहाँ पे जाएगा, डेबिट में, 4 लाख डेबिट। और जो ये जो बैलेंस है 3,20,000 ये लास्ट में क्रेडिट में चल जाएगा, ऑटोमेटिक है ये। तो उसके बाद बीच में क्या एडजस्टमेंट हुई, एसेट्स कॉस्टिंग 10,000 बेच दी 12,000 में, तो 10,000 की 12,000 की एसेट्स बेच दी, और यहाँ पे हमारा 10,000 का लॉस हो गया। अगर लॉस है वो इस साइड आएगा, अगर प्रॉफिट है वो इस साइड आएगा। देखो एक बार मैं ये अकाउंट ही बना देती हूँ पूरा अलग से, जो कि समझ आ जाए। जैसे कि ये हमारा अकाउंट है, ठीक है, ओके। तो देखो ये हमारा कोई एसेट का अकाउंट है, तो एसेट का अकाउंट है ना, तो उसमें क्या होता है, बैलेंस कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है, बैलेंस डेबिट में आएगा। यहाँ पे बैलेंस बीडी आएगा, तो अगर बीडी इस साइड है तो सीडी इस साइड आएगा। ठीक है, अगर वहीं पे ये लायबिलिटी का अकाउंट होता, लेट से लायबिलिटी का अकाउंट है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट में आता और यहाँ पे बैलेंस आता बीडी, देन सीडी ऑटोमेटिक डेबिट में चल जाता। ठीक है, तो ये लायबिलिटी की बात थी। अभी हम एसेट्स की कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं ये जो एसेट थी, ये जो एसेट है इसका बैलेंस बीडी है 4 लाख। अभी देखो एसेट बेची तो यहाँ पे बैंक में पैसा आएगा जो कि हम क्रेडिट करेंगे अगर अमाउंट बढ़ रही है, डेबिट अगर डिक्रीज हो रही है। तो बैंक जो एसेट्स बेची है वो 12,000 की बेची है, तो क्या हो रहा है ये, एसेट बेची 12,000 की। ठीक है, तो 10,000 की एसेट थी, हमने 12,000 में बेच दी, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट इस साइड लिखते हैं 2,000। अगर वहीं पे हमें लॉस होता 2,000 का तो वो हम इस तरफ लिखते 2,000, लेकिन अभी आज हमें प्रॉफिट हुआ है तो वो इस तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट लिखते हैं हमने 2,000 का। उसके बाद हमारा है ये हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे सीडी का बैलेंस कितना था, 3,20,000, 3,20,000। अभी इसको टोटल कर दो, तो ये हमारा गया 4 लाख और ये 2,000, तो 4,02,000। तो यहाँ पे भी 4 2 आएगा। 3,20,000 में से 12,000 गए तो हमारा 70,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो 70,000 का डिफरेंस आ रहा है वो चल जाएगा डेप्रिसिएशन में। प्रॉफिट हमने देख लिया, लॉस होता, प्रॉफिट नहीं गिवन होता, डेप्रिसिएशन गिवन होता तो वो प्रॉफिट में चल जाता। तो इसीलिए आओ देखो हमने एसेट अकाउंट बनाना सीख लिया। ठीक है, उससे पहले हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स भी देख लिया था। अभी हमारा रहता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो ये देखेंगे। फिर इसके बाद ये एसेट अकाउंट बनाया, इसका सिर्फ यही यूज़ नहीं है कि हमने ये यहाँ पे यूज़ कर लिया, नहीं, इसका यूज़ इन एक्टिविटीज़ में भी आएगा। तो उनको धीरे धीरे करेंगे, अभी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, लोड लेने की।
पहले हम इसको इरेज कर देते हैं एक बार एंड देन देखते हैं कि कैसे क्या करना है अभी। नेक्स्ट, अभी आपने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया, देन फिक्स एसेट्स अकाउंट। अब देखो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट पे दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 8,000 वर सोल्ड 8,500। 8,000 की आपके पास इन्वेस्टमेंट थी, वो आपने बेच दी 8,500 में, तो आपने कितने रुपए का फ़ायदा किया? प्लस 500 रुपये आपके पास आ गई, तो इट मीन्स 500 रुपीज़ क्या हुए? प्रॉफिट। तो देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे ये डेबिट और ये यहाँ पे क्रेडिट, ओके। यहाँ पे बैलेंस बीडी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है? देखो मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई भी हम लोग एसेट अकाउंट बनाते हैं, एसेट का अकाउंट कोई भी बनाते हैं, तो उसमें डेबिट और क्रेडिट में कोई चीज़ बढ़ रही हो, डेबिट में कोई चीज़ कम हो रही हो, वहीं लाइबिलिटी में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें। एसेट अकाउंट में हम डेबिट करते हैं बैलेंस बीडी को, जो बैलेंस गिवन है, और सीडी को क्रेडिट करते हैं। वहीं लाइबिलिटी अकाउंट में हम यहाँ पे सीडी लिखते हैं एंड यहाँ पे बीडी, सॉरी हाँ, एसेट और लाइबिलिटी अकाउंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैलेंस लेके आते हैं बीडी एंड यहाँ पे सीडी, ओके। सो यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट में आता है, लेकिन जो ये अकाउंट होता है एसेट का, उसमें डेबिट में आता है, और लाइबिलिटी अकाउंट में क्रेडिट में आता है। तो एसेट क्या है हमारी? एक एसेट है, सॉरी इन्वेस्टमेंट क्या है अपनी? एक एसेट है, तो उसका जो बैलेंस जाएगा वो कहाँ पे जाएगा? हमारा डेबिट अकाउंट में आएगा, ठीक है। हमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट का दे रखा है, देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है 50,000, ये है बीडी, और यहाँ पे फिर 2006 में कितना बचेगा? ये है सीडी 60,000। तो देखो इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, तो उसका बीडी जाएगा डेबिट में और सीडी आएगा क्रेडिट में, तो 50,000 यहाँ पे और 60,000 यहाँ पे। अब हमने 8,500 में एसेट बेच दी, तो उससे पैसा आएगा बैंक अकाउंट में, तो टू बैंक अकाउंट, और क्या बेची है? इन्वेस्टमेंट। तो जितना पैसा आएगा ना जिस तरफ से, तो वो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो 8,500 यहाँ पे लिखी जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने 500 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट मैंने बताया था इस तरफ लिखते हैं, एंड अगर लॉस होता है तो वो इस तरफ लिखते हैं। तो डेबिट में जाएगा प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो 500 रुपये का। अब जो बैलेंस की फिगर आती है वो बैंक अकाउंट में जाती है कि हमने ख़रीदा होगा कुछ चीज़ 18,000 की, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बन गया। अभी इन सारे अकाउंट को बनाने के बाद हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिया। अब नेक्स्ट करते हैं कि क्या करना है इन अकाउंट्स को बनाने के बाद। अभी देखो सबसे पहला हमने लिखा था प्रॉफिट ऑफ द ईयर 60,000 माइनस 56,000। ये क्यों किया था कि यहाँ पे 68,000 तो आज हमारे पास प्रॉफिट है, और पहले कितना था? 56,000। तो इसमें से माइनस करके जो आंसर आ रहा है वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, तो वो है 12,000। उसके बाद हमने 9,000 रुपये ट्रांसफ़र करे थे रिजर्व्स में, यहाँ पे ये लिखा हुआ टैक्स मेड प्रोविजन ड्यूरिंग 9,000। तो यहाँ पे हमने ये इसका अकाउंट भी बनाया था, 9,000 रुपये यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट हुआ था, जितना भी प्रॉफिट है जगह जगह से सारा एक जगह इकट्ठा करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन हो गया, तो ये हमारा 31,000 एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हमने एडजस्टमेंट की थी, ये हमारा फॉर्मेट रहा, इसमें एडजस्टमेंट की थी कि एडजस्ट करना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को। तो यहाँ पे भी एडजस्ट करो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो मैंने बताया था अगर किसी भी एसेट पे प्रॉफिट होता है तो वो आएगा, यहाँ पे लॉस होता है तो वो आएगा, ठीक है। एसेट पे प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो आएगा, ठीक है। इसमें नॉन कैश आइटम है ये। और अगर डेप्रीशिएशन होता है तो वो भी यहीं पे आएगा। तो डेप्रीशिएशन को हमेशा हम लोग ऐड करते हैं, और अगर लॉस होता है तो उसको ऐड करते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो उसको माइनस करते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारी फिक्स एसेट्स हैं, तो इस पे क्या हुआ था? हमें प्रॉफिट हुआ था कितना का? 2,000 का। तो मैंने बताया कि प्रॉफिट को हम लॉस को हम ऐड करते हैं और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो माइनस करना है 2,000 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे 2,000 रुपये माइनस करते हैं हम। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, उसको भी माइनस करना है, देन 500 भी माइनस कर दिया, तो ये हमारा प्रॉफिट माइनस कर दिया। वैसे सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं बिना अकाउंट बनाए कि 10,000 की एसेट थी, हमने 12,000 में बेच दी, तो 2,000 का ये प्रॉफिट हो गया एसेट पे। एंड देन हमारी 8,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 8,500 में बेच दी, 500 रुपये का ये प्रॉफिट हो गया। सिंपल ऐसा करके भी दिखा सकते हैं अगर डायरेक्ट यहाँ से बनाने चलो तो, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ गया आपके पास, देखो
यहाँ पे आ गया, हमने ऐड कर दिए, लेस कर दिए, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब अगर एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो हम ऐड करेंगे, करंट एसेट्स में डिक्रीज, और करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है तो हम ऐड करेंगे। और अगर इनका रेसिप्रोकल हो रहा है कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है करंट एसेट्स में और करंट लाइबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। अभी हम कहाँ गया, हाँ, अगर देखो करंट एसेट्स में अगर कम हो रहा है तो उसको ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर करंट एसेट्स में हमारा कम होता दिखा तो हमें ऐड करना है, और वहीं करंट लाइबिलिटी में अगर ज़्यादा होता दिखा तो भी ऐड करना है। और माइनस कब करना है, जब करंट एसेट्स बढ़ रही होंगी और करंट लाइबिलिटी घट रही होंगी। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि कब माइनस करना है, कब ऐड करना है। अभी हम देखते हैं कैसे क्या है। तो देखो सबसे पहले है डेप्रीशिएशन इन स्टॉक। तो हमारा 2 लाख स्टॉक कहाँ पे है, ये रहा। तो 2,40,000 और 2,10,000। हम यहाँ पे सबसे पहले देखो इसको मत देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे एसेट कौन सी है और लाइबिलिटी कौन सी। तो ये यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज़ हैं, ये यहाँ पे सारी एसेट्स हैं। तो जिसमें डिक्रीज़ हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है वो चीज़ें करनी है अभी पहले, ठीक है। अभी देखो कि कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट और ये जो क्रेडिट स्टॉक डेटर, ये हमने पहले कर लिया। फिक्स एसेट्स अभी हमारी ये 3 रहती हैं, स्टॉक, डेटर और बैंक अकाउंट, ठीक है। स्टॉक 2,40,000 का है, उसमें से 2,10,000 पहले हमारा 2,40,000 का स्टॉक था, अब 2,10,000 का बच रहा है। तो ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 30,000, ठीक है। 30,000 का स्टॉक कम हो गया। तो अगर कम हो रही है करंट एसेट्स तो उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो डिक्रीज इन स्टॉक ऐड करना है, ठीक है, 30,000। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे डेटर। अब 2,10,000 के पहले डेटर थे, उसके बाद आज हो गए हमारे पास 4,55,000 के डेटर। तो डेटर एक हमारी क्या है, एसेट है, तो वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देन हम यहाँ पे इंक्रीज़ इन डेटर माइनस करते हैं, जो कि हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। उसके बाद है बैंक बैलेंस, जो कि क्रेडिटर बोलते हैं, जिनको हम बैंक यहाँ पे काउंट नहीं होता, यहाँ पे क्रेडिटर काउंट होते हैं। तो 1,68,000 का पहले क्रेडिटर था, अब है 1,34,000 का। तो ये हमारी लाइबिलिटी है। वो लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर लाइबिलिटी कम होती है तो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे 34,000। उसके बाद आता है हमारी जो निकल के आएगा वो आएगा, यहाँ पे हमें लिख भी रखा है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये माइनस प्लस करने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। अगर हमने कोई भी इनकम टैक्स पे किया है तो उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अभी हमने अगर कोई इनकम टैक्स पे किया है तो उसको माइनस करना है। तो देखो टैक्स पे किया था हमने जब टैक्स अकाउंट बनाया था, तब टैक्स प्रोविज़न जब बनाया था, तो यहाँ पे टैक्स प्रोविज़न बनाया था। तो ये रहा टैक्स पेड बैंक अकाउंट में 74,000 का। तो ये लेस कर देंगे टैक्स पेड 74,000। तो ये जो बैलेंस बच गया है ये क्या हो गया, ये हमें 2,24,000 आ गया, ठीक है। एक सेकेंड में इसको रब कर देती हूँ। तो हमारा बैलेंस क्या हुआ, 2,24,500, जो कि है माइनस में। यहाँ पे ये बना रखे हैं ना ब्रैकेट, तो इसका मतलब होता है माइनस में बैलेंस है। तो माइनस में बैलेंस है तो हम लिखते हैं यूज्ड इन, और अगर यही बैलेंस प्लस में होता है तो हम लिखते हैं फ्रॉम। तो देखो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यूज्ड इन लिखना है, क्यों, क्योंकि माइनस में बैलेंस। अगर प्लस में होता तो फ्रॉम लिखते, जैसे कि यहाँ पे 2,500 का प्लस में बैलेंस है तो हम लिखते हैं नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो आई थिंक जो यूज्ड इन है और फ्रॉम का मतलब तो समझ आ गया होगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कैश फ्रॉम ओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जितनी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है उनसे कैश जो आता है वो लिखना है, ठीक है, और जो जाता है वो। तो देखो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्ट फिक्स एसेट्स। अगर हमारा कैश आ रहा है तो वो प्लस होगा, अगर कैश जा रहा है तो वो माइनस होगा। और यहाँ पे माइनस को डिनोट करने के लिए ऐसे ब्रैकेट बने होते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोसीड है तो प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, वैसे प्रोसीड्स का मतलब सिंपल बताऊँ तो सेल होता है, और परचेज का मतलब होता है बाय करना, सबको पता है। सो कोई भी चीज़ बाय करना, और अगर हम बाय कर रहे हैं तो वो माइनस में आएगा और सेल कर रहे हैं तो वो प्लस में आएगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है। अब देखो लिख दो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसको निकालते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे जाओ, और हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेची थी, यहाँ पे पहले खरीदी थी, ठीक है, 18,000 की, और बेची भी थी हमने, यहाँ पे सेल की थी। तो सबसे पहले सेल वाली लिख दो या फिर ये लिख दो, कुछ भी। तो अगर
जैसे कि हम सेल वाले लिखते हैं तो सेल में मैंने बताया कि प्रोसीड वर्ड का यूज़ होता है। और अगर हम कुछ भी बाय करते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं हम परचेज। तो ये कन्वर्ट करके लिखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट से सेल की थी, सेल करी है 8,500 की। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल करी है 8,500 की, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,500। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे परचेज की है तो 18,000 की। तो बाय मतलब परचेज करना, तो परचेज लिखेंगे, परचेज फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि है 18,000 की, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 18,000। उसके बाद हमारे पास एक और अकाउंट था फिक्स एसेट्स अकाउंट, इसमें भी हमने सेल की थी 12,000 की। तो प्रोसीड लिख देंगे फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो ये 12,000। तो जो जो खरीदी और बेची है एसेट्स, ओनली एसेट्स, तो वो यहाँ पे लिखनी है। अगर खरीदी है तो वहाँ पे परचेज का वर्ड का यूज होगा, अगर बेची है तो वहाँ पे प्रोसीड से यूज होगा। उसके बाद है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो होती हैं जैसे शेयर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन सब का यूज़ करना, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमने क्या क्या किया है यहाँ पे, एक तो मॉर्गेज का लोन लिया है, तो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था मॉर्गेज लोन, पहले ये नहीं था, बिल्कुल जीरो था यहाँ पे, अब है 2,70,000 का लोन। ठीक है, तो 2,70,000 हमने क्या लिया है, सेल लोन लिया है। तो सेल फ्रॉम मॉर्गेज लोन 2,70,000 ये यहाँ पे लिख देंगे। और फिर उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गई 2,70,000। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो 2,70,000 हमारे पास हैं और 2,25,000 रुपये हैं। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 0 0 एंड देन 5 देन 2 देन 7 और 2,72,500। उसमें से 2,24,500 माइनस करने हैं। क्यों? क्योंकि ये माइनस में गिवन है हमें, तो ये माइनस करना है। तो हमारा आता है 48,000। उसके बाद हमें गिवन है कि कितना इंक्रीज़ हुआ है कैश और कैश इक्विवेलेंट में। तो बैंक में हमारा जो बैलेंस होता है उसी को बोलते हैं। तो 1,49,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंक्रीज़ हुआ है तो हम ये लिख देंगे 1,49,000। उसके बाद जो ये बैलेंस होता है ना, ये वाला लास्ट वाला बैलेंस ये लिखा जाता है। फिर उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,97,000। अगर ये वाला जो बैलेंस है हमारा, जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई, उसका जो ये लास्ट बैलेंस है ये वाला, और जो यहाँ पे हमें बैंक का बैलेंस लास्ट दे रखा होता है, बैंक या फिर कैश जो भी 2006 का लास्ट ईयर का जो बैलेंस गिवन होता है, ये दोनों अगर सेम आ जाते हैं तो समझ लो हमारा जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। ठीक है, ये दोनों बैलेंस मैच करने होते हैं। जैसे बैलेंस शीट में हम दोनों साइड मैच करते हैं ना, वैसे ही इस क्वेश्चन में हम ये वाला बैलेंस इसके साथ मैच करते हैं। ठीक है, तीनों जितनी एडजस्टमेंट है उतने अकाउंट बनाने हैं और ऐसे सोल होता है। और ये पूरा उसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद हो जाता है तो क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली से सोल हो जाएगा। सबसे पहले ये लिखो। और फॉर्मेट के मार्क्स हैं स्टेप वाइज। अगर फॉर्मेट भी बना के आते हो तो कुछ भी नहीं आता क्वेश्चन में, लेट से 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, फॉर्मेट बना दिया और कुछ कुछ चीज़ें लिख दी है जो फॉर्मेट में गिवन है ये वाली, एंड कुछ अमाउंट कुछ भी फिल कर दी जो आपको समझ आ रहा है वो। जैसे कि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स लिखी यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे सेल की थी 8,000 की, सोल्ड फॉर 8,500। तो आप लिख दो कि 8,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी हमने। तो ये सब लिख देते हैं ना, तो हमारे आउट ऑफ 15 वी कैन गेट 5 मार्क्स 6 मार्क्स, इतने तो मिल सकते हैं आराम से अगर अच्छे से फॉर्मेट वगैरह बनाया जाए। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर था वो है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। सो एक्चुअली हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए, अभी 4th क्वेश्चन है ये इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का। तो सबसे पहले है इसमें रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 12th में पढ़ा हुआ है वैसे भी। अगर देखो अब ये यहाँ पे सिंपल है, तो यहाँ पे देखना है कि हमें बैलेंस कहाँ पे लेके जाते हैं और कैसे क्या करना है। अगर देखो रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट होता है क्या, सबसे पहले ये तो रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट का मतलब होता है जब आपकी कंपनी बिल्कुल लॉस में चल रही है और आप चाहते हो कि अब इस कंपनी को बंद कर दें, लेकिन आपका जो सीए है या फिर सीएस है, सीएमई है, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप सर बंद मत करो इसको, हम लोग आपके लिए रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट बना देंगे। मतलब आपका जो लॉस है उसको हटा देंगे वहाँ से, कुछ तो रिजर्व में भेज देंगे पैसे, कुछ एसेट्स की वैल्यू कम कर देंगे, गुडविल की वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे, और जो एक्सपेंसेस है उसको कम कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। मतलब एडजस्टमेंट कर लेंगे हम सारी चीज़ों की है। ठीक है, और जो कि लीगल तरीके से होगी, तो इसी को बोलते हैं रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट। अभी इसका क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें भी फॉर्मेट है, वैसे बना सकते हो फॉर्मेट।
हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कंडीशन, ये वो है थ्योरेटिकल है। हमारा क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आता है तो उसमें थ्योरी आती है अमगलेशन की, इसका प्रैक्टिकल करने बैठे तो नहीं होगा कभी भी। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिकल आता है। सो 12 मार्क्स का ये, 6 मार्क्स का ये। और थ्योरी की वीडियो नेक्स्ट है जो कि 32 मार्क्स की थ्योरी आती है, उसमें गारंटीड है आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है यहाँ पे हमें बैलेंस शीट गिवन है पूरी, और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, और बोल रहा है पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सारा क्वेश्चन समझा दिया था एंड इसमें वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी। देखो सारा करवा दिया था मैंने यहाँ तक। कोई नहीं, अभी देख लिया है, फिर से अभी एक बार समझा देती हूँ कैसे क्या हुआ था। तो हमारी एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं हम। इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन इज़ वेव्ड। वेव्ड मतलब होता है माफ़ करना। हमारा इंटरेस्ट माफ़ हो गया है ऑन किस पे, अनसिक्योर्ड लोन्स पे। तो इसकी क्या एंट्री होगी, अगर हमारा इंटरेस्ट, देखो सबसे पहले इंटरेस्ट कम हो रहा है तो क्या होगा, लाइबिलिटी है एक इंटरेस्ट, ठीक है, तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम। तो ये क्या है, हमारे लिए प्रॉफिट की बात है। अगर कोई भी प्रॉफिट की बात होती है तो यहाँ पे आती है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में क्रेडिट। अगर कोई भी लॉस होता है तो वो आता है डेबिट में। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन, सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन इज़ वेव्ड मतलब माफ़ कर देना। अब हमारा इंटरेस्ट माफ़ हो गया तो क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, तो जिससे हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में जाता है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो ये हमारी पहली एंट्री होगी। लेट मी शो यू, कॉपी कर रखिए इसकी एंट्री। हाँ ये रही, अलग अलग कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, एक सेकंड में इसका कलर, ठीक है इतना था, ये रहा। इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये रहा हमारा। इसने इकट्ठी एंट्री कर रखी है, वो बाद में दिखाऊँ कैसे कंबाइन करते हैं। 1,50,000 की। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है 50% ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर इज़ वेव्ड। डिबेंचर का भी जो इंटरेस्ट था वो भी माफ़ हो गया। चलो 50% ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर इज़ वेव्ड, मतलब माफ़ कर दिया। तो हमारे डिबेंचर थे 1,10,000, उसका 50%, तो उसका 50% हो गया 55,000। अब ये माफ़ हो गया तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम हो गई तो हमारा प्रॉफिट है। तो फिर से एंट्री होगी, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो ये उसमें कंबाइन हो सकते हैं क्योंकि दोनों में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, दोनों कंबाइन हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड एंट्री है 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर राइट टू रिड्यूस 50%। 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास जितनी अमाउंट थी उन्होंने रिड्यूस कर दी 50%। उन्होंने 50% शेयर बेच दिए और फिर उन्होंने डिबेंचर खरीद लिए 15% पे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिड्यूस टू 50%। तो 5 लाख उनकी टोटल अमाउंट थी, वो 2,50,000 पे आ गए। ठीक है, 2,50,000 के उनके पास क्या है, शेयर्स हैं अभी, और जो बच गए 2,50,000 उनके उन्होंने क्या किए, डिबेंचर इशू कर दिए। तो अगर आप डिबेंचर इशू करते हो तो ये लाइबिलिटी है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि आपने रिड्यूस कर दी, आपने क्या किया, सेग्रीफाइस किया किसी भी चीज़ को। जब हम सेग्रीफाइस करते हैं ना तो उसको हम मानते हैं प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लेट मी शो यू। 11% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 5 लाख, और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट कितने का किया, 2,50,000 का, और कुछ हमने डिबेंचर इशू कर दिए तो वो 2 डिबेंचर भी आ जाएगा 2,50,000। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री, अदर करंट लाइबिलिटी वुड बी रिड्यूस बाय 50,000। तो 50,000 की और लाइबिलिटी कम हो गई तो ये क्या है, गेन है, प्रॉफिट है। तो ये एंट्री एंड अदर करंट लाइबिलिटी वाली एंट्री, तीनों एंट्री को कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि उसमें लाइबिलिटी रिडक्शन ही हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो वो 50,000 की जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई, तो इससे प्रॉफिट हो रहा है। तो इन तीनों को कंबाइन करके यहाँ पे लिख सकते हैं, अदर करंट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड लोन और डिबेंचर, इनको डेबिट करो और यहाँ पे क्रेडिट कर दो इसको। और जो ये यहाँ पे नरेशन दे रखी है ये लिखनी इंपॉर्टेंट है, ये वैसे ही लिखनी है, इनको सेम कॉपी करके लिख दो बस। उसके बाद है द इक्विटी शेयर होल्डर एग्रीइंग टू ब्रिंग एन अमाउंट ऑफ 1 लाख बाई वे ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स ने क्या किया, 1 लाख रुपए के नए शेयर्स खरीद लिए। कितने रुपए पे, 4 पे। पहले कितने के थे, 10 रुपए के। ठीक है, पहले 10 के थे, अभी 4 पे खरीद लिए। तो न्यू इक्विटी शेयर होल्डर के 1 लाख थे, न्यू शेयर 4 पे, तो 1 लाख रुपए के उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है,
तो कितने, एक शेयर कितने रुपए का, 4। तो 1 लाख कितने शेयर्स आएंगे उनके, 25,000। 1 लाख रुपए में 25,000 शेयर उन्होंने खरीद लिए, ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी सिंपली कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक आया डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1 लाख रुपए। ये हमारी यूनिट नंबर 1 में आती है ये एंट्री। अभी वैसे ही देख लो कि शेयर्स खरीदते हैं जब कैसे एंट्री होती है। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और जो ये पैसा आया ये कहाँ पे चल जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है, ये इसमें यहाँ पे शो नहीं करनी होती। उसके बाद हमारी, वैसे शो कर सकते हो, ये यहाँ पे कर रखी, लेकिन इसमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का कुछ आता ही नहीं है, सो वी डोंट नीड टू शो हियर। अब आगे है हमारा नेक्स्ट एंट्री, जो कि ये है, इक्विटी शेयर्स एग्री टू रिड्यूस एग्जिस्टिंग 1,50,000 ऑफ 4। तो उन्होंने रिड्यूस करने के लिए वो एग्री कर गए। तो इक्विटी शेयर्स रिड्यूस 1,50,000 को 4 रुपये पे रिड्यूस करना है। तो उन्होंने शेयर खरीदे थे 1,50,000 के, जो कि खरीदे थे कितने पे, 10 रुपीज़ पे। आज वो 4 रुपये पे मान गई कि हम 4 रुपये पे मान लेंगे इनको, आप हमारी पेमेंट करो। पहले वो 10 पे थे तो उन्होंने 6 रुपये माफ़ कर दिए, ठीक है। तो 1,50,000 के 10 खरीदे थे जब 15 लाख थे। अभी उन्होंने मान ली कि 6 लाख पे हम मान जाएंगे, 1,50,000 इंटू 4। लेकिन कितने रुपये उन्होंने कम कर दिए, तो 9 लाख रुपये उन्होंने कम कर दिए। 1,50,000 इंटू 6, तो 9 लाख रुपए उन्होंने कम कर दिए। तो ये क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हो गया कि 9 लाख रुपए तो अब हमें नहीं देने। तो क्या हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आई थिंक ये एंट्री गिवन है यहाँ पे, ये हो गई ये, हाँ ये रही। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 15 लाख, देन इक्विटी शेयर नए जो हैं वो 6 लाख, और जो बच गया वो 9 लाख यहाँ पे चला गया। उसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव बैलेंस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वाइप्ड आउट एंड प्रोवाइड 2,60,000 का जो डेट्स है हमारी, और इंक्रीज हो गई वैल्यू ऑफ एसेट्स 4 लाख। तो मैंने बताया जब भी इंक्रीज होती है वैल्यू ऑफ एसेट्स तो वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो आई थिंक ये काफ़ी गेम है, हाँ, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 4 लाख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी गिवन था, और यहाँ पे डेट्स और प्रॉफिट दोनों की वैल्यू को सेटलमेंट करना है। तो देखो यहाँ पे सेटल कर दिया हमने, हाँ। तो जितने अमाउंट का हमें लॉस गिवन है वो लिखना है यहाँ पे। जैसे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, तो देखो सबसे पहले लिखो कि कितना लॉस है वो लिखो, ठीक है। और फिर लिखो कितनी डेट है, जो कि गिवन है 2,40,000, ये लिखो, ठीक है, लिख दी। अब जितनी अमाउंट ये दोनों की आई उनको टोटल करके यहाँ पे लिख दो, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में से डेबिट कर दो। देखो यहाँ पे ये रही, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डेबिट कर दो। कितना लॉस है, 10,40,000 का यहाँ पे गिवन होगा इसमें बैलेंस शीट में। 10,40,000 का हमें लॉस, ये रहा स्टेटमेंट इन बैलेंस शीट, 10,40,000 का लॉस है, और 2,60,000 के डेट्स है। तो इन दोनों को करना है, तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू लॉस एंड टू डेट, और जो ये अमाउंट है 10,40,000 और यहाँ पे है 2,60,000, इन दोनों को टोटल करो, 13 लाख यहाँ पे लिख सकते हो गया। उसके बाद हमारी सारी एंट्री हो गई। अब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो, ये हो गया, देखो बना ही देती हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ पे क्रेडिट करना है, यहाँ पे डेबिट करना है। तो देखो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, 2 क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाई किससे हो रहा है क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल से, ठीक है। तो कितने रुपए में, 9 लाख रुपए में। उसके बाद ये हो रहा है क्रेडिट फिर से, तो 11% किससे, 11% प्रेफरेंस शेयर से, जो कि 2,50,000 में। ऐसे अकाउंट बनना है। ये फिर से क्रेडिट हो रहा है इन तीनों से, तो इन तीनों का लिख के ये लिख देंगे। फिर ये हो रहा है यहाँ पे क्रेडिट, तो फिक्स एसेट्स लिख देंगे, बाई फिक्स एसेट्स, जो अमाउंट है वो लिख देंगे। देन यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई टू प्रॉफिट एंड लॉस, और टू डेट्स लिख देंगे, और उसके अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। देन ये डेबिट हो रहा है टू, जो ये कैपिटल रिजर्व क्या है, इसकी एंट्री ये है। आपने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी, यहाँ पे भी सारी चीज़ें लिख दी। अब जो यहाँ पे ज़्यादा बैलेंस आएगा तो यहाँ पे जाएगा वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। लेट मी शो यू, एक सेकेंड। हाँ, आपने यहाँ पे ये अकाउंट बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब सारी चीज़ें लिख दी, तो ये अकाउंट बैलेंस हो गया इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब यहाँ पे 10,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है। 10,000 रुपये यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो कि बोलते कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसफ़र होता है। ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट होता है, जो कि इसको देख के ही बनता है कम्प्लीटली। एंड ये हमारी सारी एंट्रीज़ वगैरह हो गई है। तो एक सेकेंड, हमने कितना कर लिया है,
हाँ, तो मैंने बताया था कि हमें कितने चैप्टर्स करने हैं। एक बार मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। सो देखो, अभी हमने किया कंप्लीट हमारा, जो कि ये हमने बिल्कुल स्किप कर दी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है और ये हार्ड लगेगी करने में, तो अभी इसको मत करो, पहले ये सारे कंप्लीट करो, फिर टाइम रहता है तो इसको कर लेते हैं। हमने यहाँ पे करा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि 15 मार्क्स का आता है। देन रेशियो किया, जो कि 3 to 9 मार्क्स का आता है, तो 9 हाईएस्ट रहता है इसका। देन हमने वैल्यू ऑफ शेयर्स नहीं किया, गुडविल किया हमने, जो कि कभी 15, कभी 18 एंड देन कभी 10 मार्क्स का भी आया है, तो कुछ भी आ सकता है रेंज। रिकन्स्ट्रक्शन किया, जो कि 18 मार्क्स का आता है ऑलवेज। एंड यहाँ पे हमने कर लिए 4 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे पहला था गुडविल का, दूसरा था कैश फ्लो का, देन थर्ड था हमारा रेशियो का एंड देन फोर्थ था हमारा रिकन्स्ट्रक्शन का, इंटरनल वाला। सो हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी आई थिंक मतलब न्यूमेरिकल तो कम्प्लीटली डन हो गया होगा। आप इसके साथ 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस में लगा लो और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर कुछ रहता है, थ्योरी रहती है, अभी थ्योरी के लिए अलग आएगा 1 शॉट, जो कि थ्योरी हमारी आती है 32 मार्क्स की। तो ये कम्प्लीटली मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो प्रोग्राम कोर्सेज है उसमें 40+ चल जाती हैं, 42 एंड उससे भी ज़्यादा। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए स्पेसिफिकली थ्योरी पे फोकस ज़्यादा मत करना। क्यों? क्योंकि थ्योरी से पास नहीं होंगे, हमें प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल करने ही होंगे बीकॉम ऑनर्स में। हाँ, एक बात मानो, अगर उसमें हमारा बीकॉम प्रोग्राम में, तो उसमें न्यूमेरिकल्स एक बार ना भी करो तो भी चल जाएगा, लेकिन ऑनर्स में ऐसा नहीं चलेगा। आपने ऑनर्स लिया है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये न्यूमेरिकल का डन हो गया हमारा। अभी हम करेंगे थ्योरी अगले 1 शॉट में। एंड ये एग्ज़ाम से पहले आ जाएंगे दोनों 1 शॉट्स। अभी इसको एडिट करके अपलोड करना है। देन सो दैट्स ऑल अबाउट इट एंड थैंक यू। अगर इसकी PDF चाहिए तो कमेंट में बता देना, और टेलीग्राम पे अपलोड हो जाती है। Thank you so much for watching.